Assalamu alaikum, dear students. My name is Fakhriya. Dear students, today our topic is past paper of additional district and session judge लाहौर हाई कोर्ट। ये रिसेंटली एक अटेम्प्ट हुई है अभी 2023 में और इसका रिजल्ट भी आ चुका है। उसका पास्ट पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं। जो स्टूडेंट हमारे साथ रेगुलर हमारी ऑनलाइन क्लासेस जिन्होंने कंटिन्यू की हुए हैं उनको तो हमने टेस्ट उनके लिए हैं और टेस्ट भी हमने चेक किए हैं, तो काफ़ी सारी डेफिशिएंसीज देखी गई हैं स्टूडेंट्स की कि स्टूडेंट की जो है वो अपने सब्जेक्ट के ऊपर कुछ स्टूडेंट्स की कमांड नहीं है। शायद उसकी रीज़न ये है कि काफ़ी सारे जो लायर्स हैं वो प्रैक्टिस भी नहीं करते। कुछ लोग ऐसे हैं जो प्रैक्टिस करते हैं तो उनकी जो है तैयारी की कमी है, कुछ लोगों की तैयारी अच्छी है तो उनकी प्रैक्टिस की कमी है कि उनके जो प्रैक्टिस वाले कॉन्सेप्ट है वो क्लियर नहीं है। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने ये डिमांड की कि सर काइंडली जो है इसको पास्ट पेपर्स को सॉल्व कर दें ताकि हमें जो है हम बहुत अच्छी तैयारी कर सके, हमें आइडिया हो जाए कि किस तरह से हमने अपने एग्जामिनेशन में बैठ के अपने क्वेश्चन को हैंडल करना है। तो आए डी स्टूडेंट्स हम देखते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 ऑप्शनल। ठीक है, जिस तरह से आप जानते हैं कि दो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 आपने सॉल्व करना है या फिर उसके बाद और ऑप्शन दिया है, दो क्वेश्चन, दोनों में से एक क्वेश्चन आपने सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने कल आपको सॉल्व करवा दिया था, वो अपलोड हो चुका है, आप लोग देख सकते हैं। आज हम इसका दूसरा ऑप्शन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 ऑप्शनल देखेंगे कि इसमें एग्जामिनर ने आपसे एडिशनल सेशन जज के एग्जाम में लाहौर हाई कोर्ट ने स्टूडेंट की कौन सी एबिलिटी को जज करना चाहा है। जी स्टूडेंट, सबसे पहले मैं हमेशा अपनी ऑनलाइन क्लास में भी अपने स्टूडेंट्स को कहता हूँ और जब मैं स्टूडेंट्स के पेपर्स टेस्ट लेता हूँ तो मैं उनको कहता हूँ कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपने अपने क्वेश्चन की स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करना है कि एग्जामिनर ने एग्जैक्टली आपसे पूछा क्या है। एग्जाम के अंदर जब बच्चा बैठा होता है तो उसके माइंड के ऊपर एक एग्जाम प्रेशर होता है ऑटोमेटिकली, तो नर्वस होता है, लेकिन चूंकि टाइम भी कम होता है, ऊपर से पेपर ऐसा आ जाए, तैयारी ना हो या तैयारी हो फिर भी कंफ्यूजन हो जाती है। तो इस कंफ्यूजन से बचने के लिए नर्वस प्रेशर अपना कंट्रोल रखें। और मैं स्टूडेंट्स को कहता हूं कि जो सवाल भी आप सॉल्व करें एग्जामिनेशन में बैठ के, आप कम से कम क्वेश्चन की स्टेटमेंट को 3 दफा पढ़ें। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आपको सही तरीके से सवाल की समझ आ जाएगी फिर आप अच्छे तरीके से उसका आंसर भी कर सकेंगे। इसलिए मेरी ये कोशिश है कि इंशाल्लाह हम सबसे पहले अच्छे तरीके से क्वेश्चन की स्टेटमेंट को देखते हैं एग्जामिनर आपसे क्या कहना चाहता है। जी तो हम देखते हैं व्हाट इज जी क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है जी, कमेंट ऑन फोरेंसिक एनालिसिस रिपोर्ट। अब फिलहाल यहां पर रुक जाएं, फोरेंसिक एनालिसिस रिपोर्ट पर। डियर स्टूडेंट, फोरेंसिक एनालिसिस रिपोर्ट बेसिकली ये क्वेश्चन है आपके कंट्रोल ऑफ नारकोटिक सब्सटेंस एक्ट में से लिया गया है ये। और जो स्टूडेंट प्रैक्टिस करते हैं कचहरी के अंदर वो तो बड़ी अच्छी तरह से वाकिफ होंगे कि जब किसी एक्यूज्ड के ऊपर 9C की एफआईआर होती है तो 9C की एफआईआर होने के बाद जो है वो पुलिस वाला किस तरह से सैंपल जो मौका के ऊपर रिकवरी जो पकड़ी गई है मंशियात, किस तरह से उसके पैकेट बने होते हैं, उसमें से किस तरह से सैंपल ड्रॉ करता है, सैंपल ड्रा करके किस तरह से उसको पैकेट के अंदर बंद करता है और वो लेबोरेटरी फोरेंसिक लेबोरेटरी में भिजवा देता है रिपोर्ट के लिए कि क्या ये जो हमने जो प्रोडक्ट हमने पकड़ी है वो सपोज दैट वो चरस है, अफ्यून है, वो क्या है। ठीक है, और उसमें कितना परसेंट जो है वो जेन्युइन है या ये चरस है ही नहीं, वैसे ही कोई और प्रोडक्ट है। ठीक है, तो उसकी ऑथेंटिसिटी के लिए वो फोरेंसिक एजेंसी में भेज दी जाती है, फोरेंसिक लैब के अंदर वो सैंपल भेज दिया जाता है। अगर 10 किलोग्राम चरस है तो उसमें से थोड़ा सा सैंपल भेजा जाएगा और लेबोरेटरी से पूछा जाएगा कि जी बता दें केमिकल इसका एग्जामिनेशन करके कि ये वाकई चरस है या नहीं है, क्या ये वाकई हीरोइन है या नहीं है, ये क्या है, इसके कंपोजिट जो है इसकी केमिकल कंपोजिशन हमें बता दें कि व्हाट इज दिस, ये जो हमने पकड़ा है किसी भी मुजरम से एक्यूज्ड से, ये बेसिक में है क्या। तो उसकी ऑथेंटिसिटी रिपोर्ट फिर आती होती है। अब लेबोरेटरी वाले उसको देखते हैं कि ये क्या है, इसमें से उसका वो पोर्शन जो सैंपल आपने भेजा उसको एग्जामिन करते हैं, वो बता देते हैं कि ये चरस है, ये फ्यून है, ये पाउडर है, ये मेडिसिन है, ये जो भी है। ठीक है, तो अब एग्जामिनर आपसे पूछना चाहता है कमेंट ऑन फोरेंसिक एनालिसिस रिपोर्ट, कि फोरेंसिक एनालिसिस रिपोर्ट के ऊपर कमेंट करें। आगे क्या पूछता है, कमेंट ऑन फोरेंसिक एनालिसिस रिपोर्ट ऑफ सैंपल्स बेरेफ्ट ऑफ द प्रोटोकॉल्स। सैंपल्स बेरेफ्ट का मतलब जो सैंपल आपने ड्रॉ किए, ठीक है,
अब जो सैंपल आपने ड्रॉ करके फोरेंसिक लेबोरेटरी को भेजे हैं उसके कुछ प्रोटोकॉल्स हैं, वो कहां पर डिस्कस किए गए हैं? प्रोटोकॉल्स मीन कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं, कुछ इंपॉर्टेंट उसके एलिमेंट्स हैं, कुछ उसके इसेंशियल्स हैं, लवाजमात हैं। किस चीज के लवाजमात हैं? उस रिपोर्ट को तैयार करने के, कि वो रिपोर्ट किस तरह से तैयार होगी, उसके कुछ इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल्स हैं, उसके कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं, उसके कुछ इंपॉर्टेंट इसेंशियल्स हैं, लवाजमात हैं जो कि बहुत जरूरी हैं, उनको कहते हैं प्रोटोकॉल्स। Comment on the forensic analysis report of samples briefed of the protocols mentioned in Rule 6 of CNA Government Analyst Rules 2001। 2001 के अंदर गवर्नमेंट ने कुछ प्रोटोकॉल्स, कुछ रूल्स डिसाइड किए थे कि फोरेंसिक लैब के अंदर जो सैंपल भेजा जाएगा उसको किस तरह से टेस्ट किया जाएगा, कौन टेस्ट करेगा, उसकी क्वालिफिकेशन क्या होगी, सैंपल के साथ क्या किया जाएगा, कुछ उसके इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल्स हैं, उसकी पूरी एक लिस्ट है। उन प्रोटोकॉल्स को, उन लवाजमात को, उन इसेंशियल्स को फॉलो किया जाएगा। कमेंट ऑन द फोरेंसिक एनालिसिस रिपोर्ट ऑफ सैंपल्स ब्रीफ्ड ऑफ द प्रोटोकॉल्स मेंशन्ड। प्रोटोकॉल्स कहां पर मेंशन है? रूल नंबर 6 के अंदर, जो 2001 के रूल्स हैं, ठीक है, रूल नंबर 6 ऑफ CNSA गवर्नमेंट एनुअल 2001। अब यहां तक हाफ क्वेश्चन आपका कंप्लीट है, यहां तक आधा सवाल आपका हो चुका है, जो आपको आधा आंसर करना है, आधा क्वेश्चन आपका बाकी है। अब जो आधा क्वेश्चन आपका हो चुका है इसको मैं रिपीट करवा देता हूं। कमेंट ऑन द फोरेंसिक एनालिसिस रिपोर्ट ऑफ सैंपल्स ब्रीफ्ड ऑफ द प्रोटोकॉल्स मेंशन्ड इन रूल 6 ऑफ द गवर्नमेंट एनालिस्ट रूल 2001। यहां तक एग्जामिनर आपसे यह पूछना चाहता है कि गवर्नमेंट एनालिस्ट रूल्स 2001 के अंदर रूल 6 बताया गया है, उस रूल 6 के अंदर सैंपल की फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन के लिए कुछ रूल्स, कुछ प्रोटोकॉल्स, कुछ इसेंशियल्स डिसाइड किए गए हैं। उन इसेंशियल्स के ऊपर, उन प्रोटोकॉल्स के ऊपर कमेंट करें। एक तो आपने रूल 6 बताना है और उस रूल 6 के प्रोटोकॉल्स बताने हैं, उस रूल 6 के इसेंशियल्स बताने हैं, ठीक है। हाफ क्वेश्चन आपका ये है। अब हाफ क्वेश्चन आपका आगे है। आगे एग्जामिनर क्या पूछता है? इन द लाइट ऑफ प्रेसिडेंट्स ऑफ एपिक्स कोर्ट्स एंड फॉर्म ऑफ रिपोर्ट्स फॉर इट्स एडमिसिबिलिटी इन एविडेंस एज पर सेक्शन 35 एंड 36 ऑफ CNSA। आगे एग्जामिनर आपसे यह पूछता है कि जो रूल्स 2001 के हैं उसमें रूल नंबर 6 के अंदर जो प्रोटोकॉल्स बताए गए हैं उनकी प्रोटोकॉल्स की एडमिसिबिलिटी वैल्यू क्या है, ठीक है, इन द लाइट ऑफ, ठीक है, रूल 6 को एक्सप्लेन करें इन द लाइट ऑफ एपिक्स कोर्ट्स प्रेसिडेंट्स। जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की जो रेफरेंसेस हैं, जो अथॉरिटीज हैं, जो जजमेंट्स हैं, उनकी रोशनी में इन प्रोटोकॉल्स की एडमिसिबिलिटी की जो इंपॉर्टेंस है उसको वाजिया करें, ठीक है। तो अब जो है उन्होंने बताया कि जो इसकी एडमिसिबिलिटी है इन प्रोटोकॉल्स की, शहादत के अंदर, प्रैक्टिस के अंदर, जब ट्रायल कोर्ट जो है, नारकोटिक्स की ट्रायल कोर्ट, CNSA की कोर्ट जब इसका ट्रायल कर रही होगी तो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की जजमेंट्स की रोशनी में बताएं कि इन प्रोटोकॉल्स की शहादत के अंदर क्या इंपॉर्टेंस है। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दीज प्रोटोकॉल्स एज फॉर एडमिसिबिलिटी इन द कोर्ट्स, ठीक है। तो कोर्ट्स के अंदर जो ट्रायल हो रहे हैं प्रैक्टिकल नेचर के, वहां पर इन प्रोटोकॉल्स की शहादत के तौर पर क्या वैल्यू है, क्या ये शहादत के अंदर इनकी कोई इंपॉर्टेंस है या नहीं है, ये आपने बताना है। जिस तरह से उन्होंने कहा जी कि सेक्शन 35 और सेक्शन 36 CNSA के अंदर बताया गया है कि इन प्रोटोकॉल्स जो हैं ये एडमिसिबल पीस ऑफ एविडेंस हैं। लेकिन एग्जामिनर आपसे कहता है कि आपने क्या करना है जनाब, आपने एपेक्स कोर्ट की जजमेंट की रोशनी में बताना है इसकी एडमिसिबिलिटी जो वैल्यू है इसकी बतौर शहादत इन प्रोटोकॉल्स की। तो अब ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है। मैं दोबारा क्वेश्चन आपको पढ़ के सुना देता हूं, अच्छी तरह से समझिए, हमारे पास काफी टाइम है, डोंट वरी। कमेंट ऑन forensic analysis report of samples bereft of the protocols mentioned in Rule 6 of CNSA Government Analyst Rules 2001 in the light of precedents of Apex Court
एंड फॉर्म ऑफ रिपोर्ट्स फॉर इट्स एडमिसिबिलिटी। ये आपका टारगेट पॉइंट है, इस पे आपने टारगेट करना है कि इसकी इस इन जितनी बातें हम पढ़ रहे हैं सेक्शन 35 के अंदर, 6 के अंदर, 2001 के रूल्स के अंदर, इन सब की शहादत के तौर पे क्या इंपॉर्टेंस है वो आपने वाज़ह करनी है, उसको आपने जो है एक्सप्लेन करना है जजमेंट्स की रोशनी में। ये आपका क्वेश्चन है जनाब। तो इस क्वेश्चन के आपके 3 पार्ट्स बनेंगे। फर्स्ट पार्ट आपका बनेगा, फर्स्ट पार्ट में आप एक्सप्लेन करेंगे जो गवर्नमेंट एनालिस्ट रूल्स हैं 2001 के, उसमें रूल 6 को आप एक्सप्लेन करेंगे। ये आपके क्वेश्चन का पार्ट 1 होगा। फिर आप क्या करेंगे, सेक्शन 35 और सेक्शन 36 जो है आपके सीएनएसए का, ठीक है, कंट्रोल ऑफ नारकोटिक सब्सटेंस एक्ट 1997, आपके सीएनएसए के सेक्शन 35 और 6 को एक्सप्लेन करेंगे आप। ये होगा आपका पार्ट 2 आपके क्वेश्चन का। और आपके क्वेश्चन का मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एग्जामिनर आपसे पूछना चाहता है कि गवर्नमेंट के आप जो है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, सुपीरियर जुडिशरी, एपेक्स कोर्ट की जजमेंट की रोशनी में ये एक्सप्लेन करें कि इन प्रोटोकॉल्स की, वो वाले प्रोटोकॉल्स जो सेक्शन 35 और 36 ने एक्सप्लेन किए और बताया कि कुछ प्रोटोकॉल्स हैं, इन प्रोटोकॉल्स की शहादत के तौर पे क्या वैल्यू है। ठीक है, तो थर्ड पोर्शन आपका जो इस क्वेश्चन का है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि सुप्रीम कोर्ट की वो वाली जजमेंट्स जो बताएंगी कि इन प्रोटोकॉल्स का शहादत के अंदर क्या वैल्यू है, ठीक है, एडमिसिबिलिटी क्या है। तो ये आपका होगा आपके क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। ठीक है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट को आपने समझ लिया है और आपने डिसाइड कर लिया है कि इस क्वेश्चन के अंदर 3 पार्ट आपको बनाने हैं। पहला पार्ट आपका होगा आपने रूल 6 को एक्सप्लेन करना है जहां पर प्रोटोकॉल्स बताए गए हैं। अब उन प्रोटोकॉल से रिलेटेड 2 सेक्शन दिए गए हैं सीएनएसए के अंदर। ये आपका आ गया क्वेश्चन का पार्ट 2। और आपका पार्ट 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो एग्जामिनर आपसे पूछना चाहता है कि जनाब जो प्रोटोकॉल्स आपने पढ़ लिए हैं, आपने लिख दिए हैं, अब इनकी शहादत की इंपॉर्टेंस जो है ट्रायल कोर्ट के अंदर उसको वाजिया करें जजमेंट्स की रोशनी में। ये है आपका पार्ट 3। अब हम सबसे पहले देखते हैं कि आपका पार्ट 1 जी, गवर्नमेंट एनालिस्ट रूल्स 2001 रूल 6। अगर आपके पास सीएनएसए की कोई अच्छी बुक है सेपरेटली कमेंट्री वाली तो 2001 के रूल्स आपको मिल जाएंगे। अगर आपके पास नहीं है तो गूगल कर लें, गूगल पे सर्च करें सीएनएसए गवर्नमेंट एनालिस्ट रूल्स 2001। ये आपको पीडीएफ में वेबसाइट से मिल जाएंगे, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और डाउनलोड करके ये वैसे 3 से 4 पेजेस के ये सारे रूल्स हैं, कोई बहुत जो है लंबा चौड़ा काम नहीं है, बहुत आसान है और बहुत शॉर्ट सा है। तो जब आप रूल डाउनलोड कर लें तो आपने चले जाना रूल नंबर 6 के ऊपर, क्योंकि एग्जामिनर आपसे रूल नंबर 6 की बात कर रहा है। ठीक है, आपने जस्ट यहां पर रूल 6 को डिस्कस करना है, पूरे के पूरे 2001 के रूल डिस्कस नहीं करने। योर टारगेट इज ओनली रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 को हम क्या देखते हैं कि रूल नंबर 6 आपसे क्या कहता है जी। रूल नंबर 6 कहता है जी, रिजल्ट ऑफ टेस्ट और एनालिसिस, जो सैंपल आप लोग भेजते हैं पुलिस वाले जब या एंटी नारकोटिक्स फोर्स वाले जब किसी मंशियात की बरामदगी करते हैं, मौके से किसी जगह से नशा आवर जो प्रोडक्ट है, जो मटेरियल है, उसको जब वो जब्त कर लेते हैं, किसी एक्यूज्ड से वो जो है जब्त कर लेते हैं, तो वो उसका सैंपल बना के भेज देते हैं फोरेंसिक एनालिसिस रिपोर्ट को। अब रूल 6 ये कहता है कि फोरेंसिक एनालिसिस लैब जो है उसका रिजल्ट किस तरह से बनाएगी, उसका रिजल्ट को बनाने के लिए क्या लवाजमात हैं। तो ये क्वेश्चन बेसिकली आपकी लेबोरेटरी की एजुकेशन से रिलेटेड है कि लैब के अंदर क्या हो रहा है और लैब को क्या क्या देखना चाहिए, क्या क्या नहीं देखना चाहिए। लैब जब रिजल्ट ड्रॉ करेगी तो रिजल्ट किस तरह से ड्रॉ करेगी, लैब के अंदर, फोरेंसिक लैब के अंदर कौन से प्रोटोकॉल्स फॉलो किए जाएंगे, फोरेंसिक लैब के अंदर कौन से एसओपीज फॉलो किए जाएंगे जब वो रिपोर्ट बनाई जाएगी, फाइनल एनालिसिस रिपोर्ट बनाई जाएगी। तो ये है आपका रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 कहता है रिजल्ट ऑफ टेस्ट आर एनालिसिस, आफ्टर टेस्ट आर एनालिसिस द रिजल्ट देयर ऑफ टुगेदर विद द फुल प्रोटोकॉल्स, प्रोटोकॉल्स मीन essentials, important parts, full protocols for the test applied shall be signed। ठीक है, जो आप टेस्ट रिपोर्ट बनाएंगे उसके ऊपर सिग्नेचर होंगे इन क्वाड्रुप्लिकेट। ठीक है, 4 इंपॉर्टेंट उसके कुछ लवाजमात हैं वो पूरे किए जाएंगे एंड सप्लाइड टू सेंडर
और उसको वो रिपोर्ट दे दी जाएगी जो जिसने रिपोर्ट भेजी थी। अब रिपोर्ट किसने भेजी थी? ऑफ कोर्स तफ्तीशी ने भेजी होगी, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने, या फिर जिस पुलिस ऑफिशियल ने वहां से मंशियात बरामद की है उस पुलिस ऑफिसर ने रिपोर्ट भेजी होगी। तो रिपोर्ट बनाकर उसको सेंड कर दी जाएगी, उसके हवाले कर दी जाएगी और उसके ऊपर सिग्नेचर होंगे, सेंडर को दे दी जाएगी एज स्पेसिफाइड इन फॉर्म नंबर 2। और इसके लिए उन्होंने एक फॉर्म बना रखा है, एक फॉर्म है, पूरा ड्राफ्ट किया गया कि इस फॉर्म के अंदर, इस फॉर्म को फॉलो आपने करना है। उस फॉर्म के अंदर जितने कॉलम्स हैं और जितने इंपॉर्टेंट इसेंशियल्स हैं, या फिर आप उनको प्रोटोकॉल्स कह लें, उन तमाम प्रोटोकॉल्स को आपने क्या करना है? फॉलो करना है। तो ये रूल 6 आपने देख लिया। रूल 6 के अंदर ये बात की गई है कि जनाब जब रिपोर्ट तैयार हो जाएगी तो उसको 4 इसेंशियल जो है क्वाड्रुपलेट उनको फॉलो किया जाएगा और उसके ऊपर सिग्नेचर होंगे और उसके बाद जो है उसको उस फॉर्म के अंदर तैयार किया जाएगा जो फॉर्म रूल 6 ने दे दिया है। अब जब आप रूल 6 डाउनलोड करके पढ़ेंगे तो रूल 6 जब आप पढ़ लेंगे तो उसके नीचे एक ड्राफ्ट दिया हुआ, एक फॉर्म दिया हुआ है, उस फॉर्म को आपने पढ़ लेना है। उस फॉर्म के अंदर ये 4 मेजर कॉलम है और उसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट सब प्रोटोकॉल्स हैं। 4 मेन प्रोटोकॉल्स हैं और कुछ छोटे छोटे आगे सब प्रोटोकॉल्स हैं उन 4 कॉलम्स के अंदर। तो अब जो फॉर्म दिया गया है उस फॉर्म के मैंने क्रक्स ड्रा किया है कि उस फॉर्म के अंदर क्या क्या बातें पूछी गई हैं। तो अब हम फॉर्म को डिस्कस कर लेते हैं। फॉर्म के अंदर सबसे पहला जो कॉलम है उसमें पूछा गया कि प्रोडक्ट का नेम क्या था। प्रोडक्ट का नेम क्या था? चरस थी, अफ्यून थी, क्या था? ये मेंशन होना चाहिए। जब फोरेंसिक लेबोरेटरी वाला रिपोर्ट बनाएगा तो वो ऊपर लिखेगा कि ये क्या है, व्हाट इज दिस। प्रोडक्ट नेम जो पुलिस ने बना के भेजी है कि जी पुलिस कहती है मेरी तरफ से दी है। नंबर 2 रिसीविंग डेट, जिस डेट में लेबोरेटरी के अंदर वो सैंपल रिसीव हुआ है। नंबर 3 मेमो नंबर, उसके ऊपर कुछ मेमो लगा होगा, उस मेमो का नंबर क्या है। नंबर 4 डेट ऑफ टेस्ट कंडक्टेड, किस दिन टेस्ट कंडक्ट किया गया था। अब ये है कॉलम नंबर 1 जो है, इसके 4 प्रोटोकॉल्स हैं, ठीक है। ये 4 प्रोटोकॉल्स मैंने आपको बता दिए। अब कॉलम नंबर 2 के कुछ प्रोटोकॉल्स हैं। कंडीशन ऑफ सील या पैकेट, जो सील या पैकेट सैंपल जो आपको पुलिस ने भेजा है या एंटी नारकोटिक्स फोर्स स्पेशल एजेंसी ने भेजा है या कोई भी ऐसी गवर्नमेंट की एजेंसी जिन्होंने वो मंशियात पकड़ी हैं, बरामद की हैं, उन्होंने भेजा है, उस पैकेट या सील की हालत क्या थी? उसकी सील लूज तो नहीं थी? क्या ऐसा तो नहीं था सील जो है तोड़ के दोबारा उसको सील किया गया है? ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके अंदर बेशुमार जजमेंट है आपकी एपेक्स कोर्ट की, आपकी सुपीरियर जुडिशरी की, कि अगर किसी तरह से ये पता चल जाए एग्जामिनर को कि जनाब जो सील थी वो दोबारा लगाई गई थी, तो फिर क्या हो गया? आपका सैंपल डिफेक्टिव हो गया। अगर आपका सैंपल डिफेक्टिव हो गया तो इट इज नॉट एडमिसिबल, इट इज नॉट कंक्लूसिव, तो फिर आपका जो मुल्जम है वो क्या हो जाएगा? बरी हो जाएगा। इसलिए ये प्रोटोकॉल्स इनको फॉलो करना बहुत जरूरी है। उस सैंपल की कंडीशन, कॉलम नंबर 2 ने पूछा है कि उसकी कंडीशन क्या थी, क्या उसकी कंडीशन गुड थी, बेटर थी, ठीक है, या वो सैंपल जो है गुड कंडीशन में था, बैड कंडीशन में था, जो है उसके ऊपर कोई दाग तो नहीं थे, या उसको जो है वो पैकेट खुला हुआ तो नहीं था। वो सारी कंडीशन उसके ऊपर कमेंट दिए जाएंगे अंडर कॉलम 2 में। फिर तीसरा कॉलम कहता है जी व्हाट फाउंड, आपने क्या नतीजा निकाला कि जो प्रोडक्ट आई थी वो क्या निकली, हीरोइन निकली, चरस निकली, क्या था उसमें से, आपने क्या एनालिसिस किया है आपकी लेबोरेटरी ने। और नंबर 4 कॉलम उसके प्रोटोकॉल्स के हैं जी। सैंपल नंबर क्या होगा? सैंपल नंबर मेंशन करें, ग्रॉस वेट मेंशन करें, फिर नेट वेट मेंशन करें, एफआईआर का नंबर मेंशन करें, एक्यूज्ड को मेंशन करें, परसेंटेज ऑफ ईच प्रोडक्ट, जितनी उसके अंदर, सपोज दैट वो जो आपने अगर लिक्विड फॉर्म में पकड़ी है या वो जो है सॉलिड फॉर्म में पकड़ी है, अगर सपोज दैट ये पता चला तो ये चरस तो नहीं है, ये तो 3 से 4 प्रोडक्ट्स का मिक्सचर है, तो फिर बताएं कि इसके अंदर अफ्यून इतनी है, पाउडर इतना है, इतने परसेंटेज है। उस प्रोडक्ट के अंदर जो परसेंटेज है बाकी प्रोडक्ट्स की, उसकी केमिकल कंपोजिशन के हिसाब से उसकी परसेंटेज वाज़ा करें, ये प्रोटोकॉल। और एंड पर 2 सिग्नेचर हैं, एक तो गवर्नमेंट के एनालिस्ट का सिग्नेचर है और दूसरा जो लेबोरेटरी का इंचार्ज है उसका सिग्नेचर है। इस तरह से फॉर्म 6 के अंदर ये जो आपका रूल नंबर 6 है, इसने जो आपको फॉर्म नंबर 2 दिया है
उसके 4 मेजर प्रोटोकॉल्स क्वाड्रुप्लिकेट, ठीक है, और इसके अंदर सब अगर प्रोटोकॉल डाल दिया जाए तो टोटल इस फॉर्म के अंदर कितने लवाजमात हैं, या इस फॉर्म के अंदर कितने इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं, या आप इनको प्रोटोकॉल्स कह लें, इसेंशियल्स कह लें, कुछ भी कह लें। अब टोटल कितने प्रोटोकॉल्स हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14, ये टोटल 14 प्रोटोकॉल्स हो गए आपके। 14 आप कह सकते हैं, ठीक है। अब अगर इनमें से एक प्रोटोकॉल भी मिस होता है तो फिर जब वो रिपोर्ट जाएगी ट्रायल कोर्ट के अंदर, सीएनएसए की स्पेशल कोर्ट के अंदर, या फिर एडिशनल सेशन कोर्ट के अंदर, जहां पर उस मंशियात के केस का ट्रायल हो रहा है, 9A का, B का, C का, 9C का, तो वहां पर जब वो रिपोर्ट जाएगी और उसके अंदर अगर सिग्नेचर नहीं है, एक प्रोटोकॉल मिस हो गया, वेट नहीं लिखा हुआ, 2 प्रोटोकॉल मिस हो गए, ठीक है, अगर इनमें से कोई प्रोटोकॉल्स मिस होते हैं तो फिर उसकी एडमिसिबिलिटी वैल्यू क्या है जो एग्जामिनर आपसे पूछना चाहता है। इनफैक्ट ये आपका टारगेट है। अब मैं उम्मीद करता हूं कि सबसे पहले प्रोटोकॉल आपकी समझ में आ गए हैं। अब आपने ये बताना है कि इन प्रोटोकॉल से रिलेटेड क्या ये प्रोटोकॉल्स, इनको शहादत के तौर पे देखा जाएगा या नहीं देखा जाएगा। आपका बेसिक लॉ क्या कहता है? बेसिक लॉ है आपका CNSA, कंट्रोल ऑफ नारकोटिक सब्सटेंस एक्ट, जहां पर यह बताया गया कि ये प्रोटोकॉल जो हैं इनको जनाब शहादत में देखा जाएगा। ये बात कहां के पर की गई है? ये आपके क्वेश्चन का पार्ट 2। हमारा पार्ट 1 मुकम्मल हो गया है। अब हम देखते हैं पार्ट 2 के अंदर क्या बात की गई है। सेक्शन 35 CNSA, फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजेट अपॉइंट गवर्नमेंट एनालिस्ट हैविंग प्रेस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशंस। अब गवर्नमेंट जो है वो फोरेंसिक लैब्स के अंदर क्या करेगी? गवर्नमेंट एनालिस्ट को अपॉइंट करेगी। उन गवर्नमेंट एनालिस्ट के जो पर्संस हैं वो फार्मासिस्ट होते हैं और वो केमिकल एग्जामिनेशन होती है, प्रेस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशंस हैं। ये बताया गया सेक्शन 35 के अंदर कि जो बंदा लेबोरेटरी में टेस्ट कर रहा है, जो फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन, फोरेंसिक रिपोर्ट तैयार कर रहा है, वो गवर्नमेंट एनालिस्ट होगा। अब ठीक है, ये तो 35 के अंदर बात की गई है। अब 36 के अंदर क्या बात की गई है? गवर्नमेंट एनालिस्ट शैल डिलीवर टू द पर्सन सबमिटिंग इट अ साइंड रिपोर्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब 36 के अंदर यह बात की गई है कि गवर्नमेंट एनालिस्ट क्या करेगा? रिपोर्ट तैयार करने के बाद उस पुलिस ऑफिसर को रिपोर्ट भेज देगा, उसके हवाले कर देगा जिसने सैंपल भेजा था, और वो रिपोर्ट साइंड रिपोर्ट होनी चाहिए। उसके ऊपर एनालिस्ट के सिग्नेचर भी हों और उसके ऊपर लेबोरेटरी का जो इंचार्ज है उसके सिग्नेचर भी हों। सिग्नेचर के हवाले से ये 2 प्रोटोकॉल जो हैं ये पूरे होने चाहिए। अगर सिग्नेचर किसी एक पर्सन के भी मिस हुए तो इट्स मीन कि एक प्रोटोकॉल मिस हो गया। अगर एक प्रोटोकॉल मिस हो गया तो अक्यूज्ड बरी हो जाएगा, इस रिपोर्ट के ऊपर रिलाय नहीं किया जा सकेगा। जी जनाब, तो सेक्शन 36 आपसे कहता है गवर्नमेंट एनालिस्ट शैल डिलीवर टू द पर्सन सबमिटिंग इट अ साइंड रिपोर्ट इन क्वाड्रेट इन द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म। जो फॉर्म आपको दिया गया है फॉर्म नंबर 2 रूल 6 के अंदर, एंड फॉरवर्ड 1 कॉपी thereof टू सच अथॉरिटी एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड। इसकी एक कॉपी गवर्नमेंट एनालिस्ट रिपोर्ट अपनी अथॉरिटी को भेजेगा, जो फोरेंसिक अथॉरिटी है, जो फोरेंसिक लैब है, एक कॉपी वहां पे सेव हो जाएगी और एक कॉपी उसको भेज दी जाएगी जो जिन सैंपल भेजे थे पुलिस ऑफिशियल को। अब इसका रूल नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, 36 का सब सेक्शन 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। अब रूल इसके सब सेक्शन 2 में वो बात की गई है जो एग्जामिनर आपसे पूछना चाहता है, जो आपके इस क्वेश्चन की बैकबोन है, जो आपके इस क्वेश्चन का मकसद है, जो आपके इस क्वेश्चन का टारगेट है। तो सब सेक्शन 2 क्या कहता है? एनी डॉक्यूमेंट purporting to be a report, कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट रिपोर्ट कंसीडर होगा साइंड बाय द गवर्नमेंट एनालिस्ट, जिसके ऊपर गवर्नमेंट एनालिस्ट ने सिग्नेचर करके भेजे हैं, शैल बी एडमिसिबल। मे बी का लफ्ज होता तो गुंजाइश होती कि एडमिसिबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, लेकिन शैल बी का जहां पर लफ्ज आ गया इट्स मीन 100%, अब तो करना ही करना है, अब और कोई गुंजाइश नहीं है। शैल बी का मतलब है अब ये फर्ज हो चुका है, ठीक है। तो गवर्नमेंट की जो रिपोर्ट होगी एनालिस्ट की, शैल बी एडमिसिबल। अब ये आपका टारगेट था
ये एग्जामिनर आपसे पूछना चाह रहा था कि क्या जो एनालिस्ट की रिपोर्ट है, फोरेंसिक रिपोर्ट, क्या वो बतौर शहादत पेश की जा सकती है, और अगर शहादत पेश की जा सकती है तो एडमिसिबल है या नहीं। तो आपका सीएनएसए का सेक्शन 32 कहता है कि वो रिपोर्ट शैल बी एडमिसिबल एज एविडेंस, एविडेंस के तौर पे एडमिसिबल होगी ऑफ द फैक्ट्स स्टेटेड, उसमें जो फैक्ट्स बयान किए गए हैं, इन विदाउट फॉर्मल प्रूफ एंड सच एविडेंस अनलेस रिबटेड शैल बी कंक्लूसिव। और वो जो रिपोर्ट होगी अगर तो उसको रिबट नहीं किया गया तो वो रिपोर्ट क्या होगी, कंक्लूसिव होगी। कंक्लूसिव का मतलब है उसके ऊपर बंदे को, एक्यूज को सजा हो सकती है। इट इज कंक्लूसिव पीस ऑफ एविडेंस। ये तो आपने बता दिया जनाब, 36 ने बता दिया। अब हमारे क्वेश्चन के दो पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन इन दोनों पार्ट्स को एग्जामिनर ने आपसे फोकस करके नहीं पूछा। एग्जामिनर का फोकस जस्ट एक पॉइंट है, एडमिसिबिलिटी। आपका एग्जामिनर ये चाहता है कि जनाब आपने रूल 6 बता दिया, उसके प्रोटोकॉल्स भी बता दिए, और आपने ये भी बता दिया कि इस रूल्स को कौन सा लॉ सपोर्ट कर रहा है। इसको सपोर्ट कर रहा है सेक्शन 35 के अंदर जो गवर्नमेंट एनालिस्ट होता है वो सेक्शन 36(1) के अंदर रिपोर्ट बनाता है, और सेक्शन 36(2) के अंदर क्या करता है, उस रिपोर्ट की एडमिसिबिलिटी वैल्यू वाजे हो जाती है कि उस रिपोर्ट को आप शहादत के तौर पे पेश कर सकते हैं, और अगर उस रिपोर्ट के अंदर उस रिपोर्ट को अगर रिबट ना किया गया तो वो रिपोर्ट क्या होगी, कंक्लूसिव प्रूफ होगी, और उसकी बिना पे एक्यूज्ड को सजा दे दी जाएगी। ठीक है, तो अब एग्जामिनर ने आपसे यह कहा कि जी इन द लाइट ऑफ प्रेसिडेंट्स ऑफ एपिक्स कोर्ट एंड फॉर्म ऑफ रिपोर्ट्स फॉर इट्स एडमिसिबिलिटी। अब आपने एडमिसिबिलिटी तो बता दी कि ठीक है जिसको शहादत तौर पेश किया जा सकता है। अब एग्जामिनर कहता है कि इसको जो है एपिक्स कोर्ट की जजमेंट्स की रोशनी में इसकी वजाहत करें। तो इसके ऊपर सेक्शन 35, 36 के ऊपर बेशुमार जजमेंट्स हैं जहां पर इन प्रोटोकॉल्स की बात की गई है, और मैं आपको बताता चलूं कि इन प्रोटोकॉल्स में से एक एक प्रोटोकॉल्स के ऊपर आपको 10-10 जजमेंट्स मिल जाएंगे। ये टोटल 14 किस्म के प्रोटोकॉल्स मैं आपको गिनवा चुका हूं। ठीक है, अगर किसी जगह पे सैंपल की कंडीशन मेंशन नहीं की गई थी, एक्यूज्ड एक्विटेड, इसके ऊपर 10 जजमेंट आपको मिल जाएंगी, इजीली मिल जाएंगी। अगर डेट मिस थी उसके ऊपर किस डेट को टेस्ट किया गया, या ये वाली डेट मेंशन नहीं थी कि किस डेट को आपको सैंपल रिसीव हुआ, अगर ये प्रोटोकॉल मिस है फिर भी एक्यूज, तो एक एक प्रोटोकॉल के अंदर आपको 10-10 जजमेंट्स मिल जाएंगी। जो रिपोर्ट होनी चाहिए वो कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है, अब मैं इन प्रोटोकॉल को एक्सप्लेन करने के लिए आपके साथ दो जजमेंट ऐसी डिस्कस कर रहा हूं। मैंने आप लोगों की फैसिलिटी के लिए दो जजमेंट्स जो है, एक लेटेस्ट जजमेंट है तो वो मैंने आपके लिए निकाली है, और मैं आप लोगों को अब यहाँ पे पढ़ाने जा रहा हूं, मैं आपको टीच करने जा रहा हूं, तो जिसके अंदर आपको यह वाज़ेह हो जाएगा कि इन प्रोटोकॉल्स की इंपॉर्टेंस क्या है। एक ऐसी जजमेंट मैंने आप लोगों के लिए लेके आया हूं जिसमें हमने देखा है कि अगर प्रोटोकॉल मिस हो तो पर्सन एक्यूज्ड बरी हो जाता है। अब प्रोटोकॉल्स मिस होने वाली तो बेशुमार जजमेंट्स हैं, आप जौन सी मर्जी सर्च करके लिख दें। और एक जजमेंट मैं ऐसी लेके आया हूं जिसमें हम लिखा कि प्रोटोकॉल्स अगर कंप्लीट हैं तो एक्यूज्ड को सजा हो जाती है। एक जजमेंट वो वाली है। अब इस क्वेश्चन के अंदर एट लीस्ट आपको दो जजमेंट्स लाजमी तौर पे लिखनी चाहिए जहां पे आप इसकी इन प्रोटोकॉल्स की बतौर शहादत आप इनकी इंपॉर्टेंस को वाजिया कर सकें। तो फर्स्ट जो आपकी है जनाब, ये आ गई लेटेस्ट जजमेंट है 2023 की, 2023 YLR 1829। ठीक है, 2023 YLR पेज नंबर 1829 इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जजमेंट है, और ये केस है अहमद अली केस वर्सेस द स्टेट। इस केस के अंदर क्या बताया गया है, अब यहाँ पे चूंकि मेरे पास जगह कम होती है तो मैंने यहाँ पे शॉर्ट करके लिखा है। ठीक है, लेकिन जब इस जजमेंट को आप अपने पेपर के अंदर एक्सप्लेन करेंगे, मैं आपको ये एक सजेशन देता हूं कि इस जजमेंट को आपने डाउनलोड कर लेना है पीडीएफ के अंदर, उसका प्रिंट ले लें, उसको अच्छी तरह से पढ़ लें। लेकिन जजमेंट की स्टोरी मैं आपको यहां पर ही क्लियर करवा के जाऊंगा। आप इस जजमेंट को पढ़ लें, और इसको जजमेंट को पढ़ने के बाद आपने यहां पर, मैं फिर बता रहा हूं कि मेरे पास चूंकि जगह थोड़ी होती है, लेकिन जब मैं अपने बच्चों को ऑनलाइन क्लास में पढ़ाता हूं तो मैं पूरी जजमेंट का क्रक्स बताता हूं, और बताता हूं कि आपने क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। जो बच्चे हमें टेस्ट दे रहे हैं उनको तो पता है, जो टेस्ट नहीं देते वो फिर जो है
खुद देख लें। तो एग्जामिनेशन के अंदर आपने एटलीस्ट 1.5 से 2 पेजेस पे इस जजमेंट को एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो जजमेंट क्या है जी, अहमद अली केस है। इसमें ये देखा गया कि एक एक्यूज था, उससे जो है मंशियात बरामद हो जाती हैं, लेकिन वो 4 बंदे थे, एक गाड़ी के अंदर जा रहे थे, तो उनसे नशा जो है नशा और वो जो मटेरियल है वो बरामद हो गया है। उन्होंने कहा जी ये कार हमारी नहीं है, ये तो ट्रांसपोर्ट है, ये किसी और की कार है, तो इसलिए हम तो किसी दोस्त की गाड़ी लेके आए थे, ऐसी कोई वो कहानी सेट करते हैं। वो कहते हैं जी ये तो हमारा जो है जनाब जी हमारी बनती नहीं है, ठीक है। लेकिन जब लेबोरेटरी से रिपोर्ट मंगवाई गई तो जनाब उसके जो प्रोटोकॉल्स देखे गए तो वो सारे प्रोटोकॉल पूरे थे। अब 20.5 किलोग्राम राउंड अबाउट, मुझे अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 20.5 किलोग्राम चरस का ये केस है, ठीक है। लेकिन जब प्रोटोकॉल्स देखा गया, लेबोरेटरी से जब रिपोर्ट आई, उन्होंने बता दिया कि जनाब सारे प्रोटोकॉल्स के मुताबिक हमने ये देखा कि ये चरस है। और उस रिपोर्ट को जब कोर्ट ने एग्जामिन किया, अदालत ने जब उस रिपोर्ट को देखा, सारे लवाजमात, सारे प्रोटोकॉल्स कंप्लीट थे और चरस कंफर्म हो गई थी, रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई थी, किसी प्रोटोकॉल में कमी पेशी नहीं थी। तो अदालत ने इस रिपोर्ट की इंपॉर्टेंस को वाजिया करते हुए कि तमाम प्रोटोकॉल्स कंप्लीट हैं, बंदे को जो ट्रायल कोर्ट ने सजा दी थी, हाई कोर्ट ने उस सजा को क्या रखा, बरकरार रखा। यह जजमेंट है जनाब, ठीक है। कल्प्रिट वाज अरेस्टेड बाय एएनएफ ऑफिशियल्स। एएनएफ ने यह पर्चा दिया हुआ था, स्पेशल एजेंसी एंटी नारकोटिक्स फोर्स की एफआईआर थी ये, और ये स्पेशल कोर्ट ने इसका, एएनएफ की स्पेशल कोर्ट ने इसका ट्रायल किया है, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने इसका ट्रायल नहीं किया, ये स्पेशल कोर्ट है। From a car, accused contended that car was not belong to him. Prosecution, ANF special prosecutor said that prosecution has successfully proved its case as car and other property was included in the investigation. वो कहते हैं कि जनाब ये कैसे कह सकते हैं कार हमारी नहीं, हमने सारी इन्वेस्टिगेशन की हुई है, हमने उस प्रॉपर्टी को, उस कार को जो है इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बनाया हुआ है, हमने सब कुछ जो है अंडर कन्फिस्केट किया था, हमने सब कुछ जब्त कर लिया था। एनालिस्ट रिपोर्ट और फर्दर आगे एएनएफ का स्पेशल प्रोसिक्यूटर कहता है, एनालिस्ट रिपोर्ट पॉजिटिवली कंफर्म्ड एज 20 पॉइंट, वो कितनी क्वांटिटी भी थी, 20.5 किलो थी, 13.5 किलो थी, या जितनी भी क्वांटिटी थी, चरस विद ऑल प्रोटोकॉल्स। एनालिस्ट रिपोर्ट पॉजिटिवली कंफर्म्ड, एनालिस्ट की जो रिपोर्ट है उसने पॉजिटिवली कंफर्म कर दिया है कि ये जनाब इतने किलोग्राम चरस ही है। कोर्ट एग्जामिन्ड दैट प्रोसिक्यूशन proved their case successfully and followed all protocols, and forensic investigation report is full-fledged report, there is no deficiency in the report, all protocols are followed accordingly, so the appeal is dismissed। तो उन्होंने अपील जो है वो डिसमिस कर ली, और ट्रायल कोर्ट ने जो पर्सन को सजा सुनाई थी इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ, उस सजा को आपकी एपेक्स कोर्ट ने क्या रखा, बरकरार रखा। अब इस जजमेंट से आपको वाजिया हो गया है कि अगर प्रोटोकॉल्स के अंदर कोई कमी पेशी ना हो, उस फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के तमाम प्रोटोकॉल्स को फॉलो किया गया हो, तो बंदा सजा हो सकता है, ठीक है। इट इज कंक्लूसिव एंड एडमिसिबल। जी अब दूसरी जजमेंट देख लें। अब दूसरी जजमेंट में हमने ये देखा कि अगर इसमें कोई प्रोटोकॉल की कमी है तो बंदा बरी हो जाएगा। ये 2017 MLD 674, 2017 MLD 674 अब्दुल खालिक केस वर्सेस द स्टेट। तो अब्दुल खालिक केस में क्या हुआ, इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल्स वर मिस्ड इन द रिपोर्ट। कोर्ट एग्जामिन करती है, कोर्ट ने ये नतीजा निकाला है कि इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल्स वर मिस्ड, ये इनमें से कोई एक प्रोटोकॉल मिस हो गया था, वर मिस्ड इन द रिपोर्ट एज गवर्नमेंट एनालिस्ट सिग्नेचर्स वर मिस्ड। गवर्नमेंट का जो एनालिस्ट है, यहां पर हमने इसका प्रोटोकॉल देखा था, ये प्रोटोकॉल मिस है। गवर्नमेंट एनालिस्ट प्रोटोकॉल्स वर मिस्ड एंड नेम ऑफ द पुलिस ऑफिसर वाज मिस्ड एंड हिज सिग्नेचर। जो पुलिस वाला जो है जनाब उस सैंपल को लेके आया था, उसका नाम भी मिस हो गया और उसके सिग्नेचर भी नहीं ऊपर। सो दिस रिपोर्ट इज नॉन स्पीकिंग। तो आपकी सुपीरियर कोर्ट क्या कहती है, दिस रिपोर्ट इज non-speaking, non-conclusive and cannot be used as admissible in the court and conclusive for conviction, so appeal allowed
एंड एक्यूज्ड एक्विटेड अकॉर्डिंगली। अब यहां पर चूंकि प्रोटोकॉल्स पूरे नहीं थे उस रिपोर्ट के अंदर, तो यहां पर क्या कर दिया गया, उस रिपोर्ट को शहादत का हिस्सा नहीं बनाया गया। उस रिपोर्ट के अंदर जनाब जो है उस रिपोर्ट को एज अ कंक्लूसिव प्रूफ नहीं समझा जा सकता। ठीक है, उस प्रोटोकॉल्स में, उस रिपोर्ट के अंदर प्रोटोकॉल्स की इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल जो है एनालिस्ट के सिग्नेचर की कमी थी, तो इसलिए इस बिना पर इस रिपोर्ट के ऊपर रिलाय नहीं किया जा सकता। सो एक्यूज्ड इज एक्विटेड। अब आपने ये देखा कि यहां पर प्रोटोकॉल कंप्लीट थे, बंदा सजा, यहां पर प्रोटोकॉल मिस थे तो बंदा बरी। ठीक है जी, तो ये जनाब आज का आपका क्वेश्चन था। मैं ये समझता हूं कि मैंने अपनी भरपूर एनर्जी लगा के, भरपूर तवानाई लगा के इस क्वेश्चन के 100% कॉन्सेप्ट आप लोगों के क्लियर करवा दिए। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो ऑनलाइन क्लासेस हमारी कंटिन्यू हैं जुडिशरी की, जिसके अंदर सिविल जजेस, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जजेस, एडीपीपी, डीडीपीपी, डीपीजी की जो हमारी क्लासेस कंटिन्यू हैं, मेरे स्टूडेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह 100% सेटिस्फाइड है। और मैंने हर सब्जेक्ट की तैयारी इसी तरह से करवाई है बच्चे को। ठीक है, अगर आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, या फिर अगर हमारे साथ आप टेस्ट सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं तो टेस्ट लाजमी दें। टेस्ट से आपको पता चल जाता है कि आपने किस तरह से जजमेंट लिखनी है, कौन सा आपका रेलेवेंट मटेरियल है, आपको क्या करना है क्या नहीं करना, कौन सी आपकी मिस्टेक्स हैं, किस तरह से आप उनको इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, फिर भी अगर आपको अपनी तैयारी के अंदर किसी भी किस्म की गाइडेंस जरूरत हो तो पूरे पाकिस्तान से आप मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर यूट्यूब पर भी अवेलेबल है, व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी अवेलेबल है, तो यूट्यूब से भी आपको मिल जाएगा। तो किसी भी किस्म की आपकी तैयारी के अंदर, जुडिशरी की तैयारी के अंदर आपको कोई कंफ्यूजन हो, आप अपना कोई प्लान डिस्कस करना चाहें, पास्ट पेपर डिस्कस करना चाहें, अपना टाइम टेबल डिस्कस करना चाहें, आपको समझ नहीं आ रही तैयारी कैसे स्टार्ट करूं, कौन सी बुक्स पढूं, किसी भी किस्म की गाइडेंस जरूरत हो तो मैं आपको इंशाल्लाह आई विल गाइड यू बेटर। यू कैन कॉन्टेक्ट विद मी। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।